नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बहुत सारी थ्योरीज सुनी होगी। एक आकलन आज आप मेरा भी सुनिए। मैं 3 पॉइंटर्स पे बात करूंगा कि कैसे एनडीए को जीत मिलती है, कैसे महागठबंधन को मिलती है हार, और तीसरा क्या है प्रशांत किशोर का इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका या क्या है उनका रोल। हम सबसे पहले बात करते हैं कैसे एनडीए इस चुनाव को जीतने में सक्षम होता है, एबल होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटर है वो 10,000 रुपए उन लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होना जहां अलग अलग किस्तों के माध्यम से 1,20,00,000, ये नंबर याद रखिएगा, 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाओं को ये फंड ट्रांसफर होता है और ये चुनाव के एक दिन पहले तक किस्त दर किस्तों में आता रहा। इससे वोट कैसे गैल्वेनाइज होता है समझिए। जब किसी एक महिला को ये 10,000 मिल जाते हैं, उसके आसपास अगर 4-5 महिलाएं हैं, उन्हें अगर नहीं भी मिला है, उन्हें उम्मीद जग जाती है कि ठीक है हमने फॉर्म भर दिया है, ये 10,000 आज ना कल हमारे पास आ जाएंगे। और वो कैसे आएंगे? जब ये सरकार रहेगी। तो वोटर जागरूक है, वोटर को पता है कि 10,000 फलाने को मिले हैं, हमें और इनको मिलेंगे जब यही सरकार रहेगी। डर भी है कि शायद ये सरकार नहीं रिपीट हुई तो शायद ये 10,000 ना मिले। ये रहा एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण। दूसरा, आपको पता है नीतीश कुमार की जो फेस वैल्यू है ना, उसके समानांतर बिहार की पॉलिटिक्स में पिछले 20-25 सालों में कोई नहीं है। लालू यादव थे, नीतीश कुमार हैं, अभी तो हैं, और वर्तमान समय में ना तेजस्वी यादव ना प्रशांत किशोर, किसी के फेस वैल्यू में उतनी ताकत नहीं है जो नीतीश कुमार के चेहरे के खिलाफ। इसको समझिएगा कि जब हम एक वोटर को 2 ऑप्शन दे दें, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को रख दिया और दूसरी तरफ कोई और, चाहे दूसरा कितना भी योग्य हो, अभी फिलहाल बिहार की जनता तो बहुत इजीली नीतीश कुमार को चुन लेगी। तो उनका फेस वैल्यू जो नंबर 2 पॉइंटर था। नंबर 3 था वो डर जिससे जनता को आज भी बरगलाया या गुमराह आसानी से किया जा सकता है कि भाई कहीं आरजेडी वापस ना आ जाए। आरजेडी वापस ना आ जाए, इससे आप क्या समझते हैं? तो आप अपने आसपास पड़ोस में किसी से भी पूछिएगा, जो 90s का उधर सन 1990 के बाद 2005 तक बिहार में ये एकदम सत्य बात है, एकदम सच्ची घटना है कि सच में अंधेरे के बाद कोई भी अपने घर से निकलना पसंद नहीं करता था। किसी भी जाति का हो, छोटी जाति, बड़ी जाति, अगड़ा पिछड़ा, कोई भी, सबके लिए अनसेफ ही था बिहार। वो डर 20 साल बाद भी बरकरार करने में पार्टियां सक्षम हो पा रही हैं, राइट। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंटर है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वो कैडर, वो मसल पावर। मैं उदाहरण से बताता हूं बकौल कुछ पत्रकार। बिहार में पिछले 2-3 महीनों से राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य राज्यों के 30 से 40 संसदीय क्षेत्रों के सांसद, कुछ राज्यों के चीफ मिनिस्टर और कुछ राज्यों के उप मुख्यमंत्री ये बिहार में पिछले 2 महीने से फील्डिंग कर रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन करना विदाउट कोई लाइमलाइट का। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री में से एक है, बहुत बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के यूपी में। किसी पत्रकार ने उनको देखा बिहार के किसी बहुत से सुदूर इलाके में, किसी एक जिले के बहुत छोटे गांव में, जहाँ कोई लाइमलाइट नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं, और वो कुछ 2-4 पत्रक अपने कार्यकर्ताओं के साथ, माफ कीजिएगा, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की पर्चियां बांट रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो जो ये डोर टू डोर कैंपेन करने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो पाती है ना, वो इनका मसल पावर है। संगठनात्मक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश में और दुनिया में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार के इलेक्शन के साथ कहीं दूसरे राज्य में किसी कोई इलेक्शन भी नहीं था, तो इससे इनके फायर पावर, वो पोस्टर बॉयज और वो जमीनी सारी कार्यकर्ता एब्सोल्युटली फ्री थे और ये बिहार में मौजूद थे। तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है। और 5वां और महत्वपूर्ण, एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हर एक जाति, वर्ग, धर्म, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, यादव हो, भूमियार हो, कोरी हो, कुर्मी हो, राजपूत हो, हर एक जाति के कैंडिडेट्स को बराबर तरीके से सीटों का आकलन कर कर उनकी उम्मीदवारी घोषित की गई, जिससे जनता के बीच में मैसेज आता है कि कोई एक जाति, कोई एक वर्ग, कोई एक धर्म बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं दिख रहा है और ये एक्चुअली बहुत मैटर करता है। तो ये महत्वपूर्ण रीजन रहे हैं जो मेरा आकलन है क्यों एनडीए गठबंधन, क्यों भारतीय जनता पार्टी, क्यों जनता दल यूनाइटेड जीतने में आसानी से सक्षम हो पाए। इस वीडियो का पार्ट 2 है कैसे महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस, जिसमें मुख्य धड़े के तौर पे है, ये इस चुनाव को भुला नहीं पाई, कैसे वो बुरी तरह से परास्त होती है। इसका रीजन नंबर 1 जान लीजिए, बहुत ही कम और कमजोर विजन से बताए गए प्लान और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट। मैं छोटा उदाहरण दे दूं कि मैं आरजेडी के भी किसी बहुत कट्टर कार्यकर्ता से भी पूछूं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार में हर घर एक सरकारी नौकरी दे देंगे, जिससे लगभग 1.5-2 करोड़ का आंकड़ा निकल के आता है। जो कुछ ऐसे परिवार है जहाँ पहले से नौकरियां हैं, उन परिवारों को अगर निकाल दें
तो एग्जैक्टली फ्रेश काउंट हो सकता है 1.5-2 करोड़ परिवारों का आ जाए। अगर मैं आरजेडी के कट्टर सपोर्टर से भी पूछूं कि क्या ऐसा संभव है यहाँ 1.5-2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जा सके, तो वो भी एक बार को बोल देगा, और बोलता भी था कि नहीं ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। उस हालात में जहां बिहार में संविदा कर्मी इंक्लूडिंग कुछ 26 से 30 लाख के बीच ही लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं पिछले 60-70 सालों में आजादी के बाद। संविदा कर्मी इंक्लूडेड और जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बिहार सरकार के, वो 26 से 30 ही लाख है। ठीक है। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, महागठबंधन एक बहुत ही कमजोर अलायंस साबित हुआ है। कमजोर कैसे? आप देखिए, जब से चुनाव की घोषणा होती है और जब से सीटों के बंटवारे तक अभी नहीं हुए थे, इन पार्टियों की आपस में रस्साकसी कैसे शुरू होती है। विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी, सन ऑफ मुल्ला, इनको आप भूलिएगा मत, वीडियो में आगे भी इनके बारे में बात करूंगा। ये इंसान जिसके एक भी विधायक शायद अब नहीं है, 1-2 थे भी, वो भी पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ये कभी नीतीश गवर्नमेंट में जब महागठबंधन के साथ सरकार थी उनकी, तब मंत्री भी हुआ करते थे, वो भी नहीं रह पाए। ये आदमी इतना बेचैन कि इसे पहले विधायक नहीं बनना, इसको अपनी पार्टी से किसी को विधायक नहीं बनना, इसे उप मुख्यमंत्री बन जाना है। तो एक बहुत ही बचकानी हरकत में मुकेश सहनी को हमेशा कैमरे के सामने भी करते हुए देखता था कि वो चुनाव के घोषणा के बाद से लगातार ये बयान देने में व्यस्त थे कि उप मुख्यमंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री बना दो। पहले मुकेश सहनी जी आप ग्राउंड पे जाइए, मेहनत करिए, पहले आप विधायक जितवाइए, खुद विधायक बनिए, अगर मैंडेट देगी जनता आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नंबर 3 रीजन है इसका, बहुत ही कमजोर तैयारी। कमजोर तैयारी में संगठन का भी मैं नाम लूंगा। एकजुट बिल्कुल नहीं दिखे हैं। वोटर अधिकार यात्रा जब शुरू हुई राहुल गांधी की बिहार में, तब से लेकर के और टिल दी इलेक्शन, चुनाव तक, कहीं भी संगठन में ताकत दिखी ही नहीं। आरजेडी का कार्यकर्ता कांग्रेस वाले के लिए ईमानदार नहीं है, कांग्रेस वाला वीआईपी के लिए ईमानदार नहीं है, वीआईपी वाला कम्युनिस्टों के लिए ईमानदार नहीं है। तो जब इनकी आपस में रस्साकसी चलती रहेगी, संगठन में ताकत दिखेगी नहीं। पुरानी कहावत है, एकता में बहुत बल होता है, और ये हकीकत बात है, एकता में बहुत बल होता है। तो जब आप खुद से अंदर ही एकता नहीं दिखाएंगे तो बिहार की जनता तो मुल्क है नहीं, वो तो आपको मैंडेट देगी नहीं, और ये भी एक महत्वपूर्ण कारण आता है। चौथा, पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि आपका जो भी मैसेज है वो बहुत ही क्लियर शब्दों में जनता तक पहुंचना चाहिए, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन विथ परफेक्ट डिलीवरी ऑफ द मैसेज, जो कि बिल्कुल ही नहीं था। बहुत आधे अधूरे में बात, जल्दीबाजी में। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है चुनाव से 2-3 दिन पहले मुश्किल से, तो या तो आपको महागठबंधन बनाना था तो आप 1-2 महीने पहले अच्छे से बना लेते, बराबर रेगुलर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, अच्छे से बैठते, सीटों का बंटवारा करते, क्लियर मैसेज देते जनता को। आप मैसेज तो देते कि आपका विजन है क्या, नीतीश कुमार और उस मजबूत भाजपा एनडीए गठबंधन भाजपा के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ आपका एग्जैक्टली मैसेज है क्या, जनता के बीच आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप ये चुनाव किस मैसेज, किस उद्देश्य से लड़ रहे हैं। तो अगर उद्देश्य की कमी होगी, मैसेज क्लियर नहीं होगा और उसकी डिलीवरी अगर क्लियर नहीं पहुंचेगी जनता तक, तो उस बात को जनता कंफ्यूजन का ही विषय मानेगी, और एक कंफ्यूज जनता आपको चुनने के बजाय, आप पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जो गवर्नमेंट चल रही है उसको चुन लेगी। लोकतंत्र में लगभग यही होता है। पांचवा, जो मैंने 5वां पॉइंटर एनडीए के लिए बताया था, लगभग वही 5वां पॉइंटर मैं महागठबंधन के लिए बता रहा हूँ। बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन और मिसजजमेंट हुई है सीटों के बंटवारे में भी। एक छोटा उदाहरण देके बताता हूँ। तो 143 सीट्स पे, 143 सीटों पे आरजेडी ने कॉन्टेस्ट कराई इलेक्शन, और आंकड़ा कह रहा है कि लगभग 50-51 यादव उम्मीदवार उन्होंने उतारे। तो भाई साहब, अगर आप 143 में 50 से ज्यादा, जो लगभग 40% के आसपास होता है, यादव उम्मीदवार ही उतारेंगे, तो मेरा यादव से कोई बात नहीं है, पर बिहार में कितने परसेंट यादव है? 14-15%। आपके 143 सीटों के मुकाबले अगर 14% आप यादवों को देना ही था, तो कितना निकल के आता है? वो 50 सीट तो निकल के आता नहीं है। आप 20, 25, 30 यादव लगा देते, बाकी के जातियों की भागीदारी कहाँ है? अब छोड़िए जातियों की बात या धर्म या किसी वर्ग से इसकी बात, आप सीट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे चुनाव में या उसके पहले, जब से आप विपक्ष में आ गए हैं, तब से तो आप ये कहे जा रहे थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब जनता, जो कि बाय डिफॉल्ट किसी न किसी जाति से होगी, धर्म से होगी, और जनता के बीच आने वाला आपका वो कैंडिडेट, वो भी बाय डिफॉल्ट किसी न किसी जाति, धर्म और वर्ग से होगा, तो आप कह रहे हैं कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। अगर तो आप मानते हैं कि समान डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना था, तो सीटों के बंटवारे में भी आप करते हैं। आप केवल यादव, केवल मुस्लिम या केवल मल्ला समाज के किसी कैंडिडेट पे फोकस करके अगर चाहेंगे मैं चुनाव जीत जाऊं, तो ये तो पिछले 20, 25, 30 साल से होता आ रहा है। महागठबंधन या आरजेडी के बाद
उसका एब्सोल्यूट 20-25% का वोट तो तब भी था और आज भी बरकरार है। आप नए वोटर्स कहाँ गेन कर पा रहे हो? नए वोटर्स गेन करने के लिए जो 8-10% का एज आपको चाहिए, बिहार जैसे राज्य में अगर आप एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार भाजपा को हराना है तो जो आपका फिक्स वोटर है 20-25%, उससे तो 10-12% वोट आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे। उसके लिए तो फिर आपको हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति की हिस्सेदारी चाहिए होगी, और उनकी हिस्सेदारी, उनका समर्थन, उनका सपोर्ट बनाने के लिए आपको भागीदारी, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी तो दिखाना पड़ेगा। यहाँ भी गठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। इस वीडियो का थर्ड सेगमेंट है द पीके फैक्टर। पीके, प्रशांत किशोर। सोशल मीडिया पर अगर ये चुनाव होता तो मैं नहीं, हम सब मानेंगे कि प्रशांत किशोर और जनसुराज तो ये चुनाव जीत ही गई थी। अगर ये चुनाव 243 सीटों का सोशल मीडिया पे होता तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि शायद जनसुराज और प्रशांत किशोर की पार्टी 210-220 सीटें जीत जाती सोशल मीडिया पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। बज बनाने में, सोशल मीडिया पे, इंटरव्यूज में जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने बहुत बज क्रिएट किया, लेकिन हकीकत ये भी है कि ग्राउंड पे जनता को शायद ये भी डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द मैसेज, क्लियर कॉन्वर्सेशन डिलीवर करने में सक्षम नहीं हो पाए, या जनता का विश्वास बनाने में सक्षम नहीं हो पाए। हालांकि इन्होंने काफी लंबी पदयात्रा की, बहुत मेहनत किया, इनके मेहनत को 10 on 10 नंबर्स है। अगर मेरे से कोई पर्सनली पूछे कि जनसुराज को आप किस एक बात में पॉजिटिव साइन देना चाहेंगे या कोई एक पॉजिटिव मार्किंग करना चाहेंगे, मैं जनसुराज को उनके मेहनत के पूरे 10 में 10 नंबर दूंगा। तो जनसुराज को मैं वो छात्र, वो स्टूडेंट इस चुनाव का मानता हूं जिसने पूरी मेहनत की है, पर रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया है। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी, कहावत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ऐसा होगा। जो मेहनत, जिस लेवल का मेहनत प्रशांत किशोर और जनसुराज ने इस 3-3.5 साल में दिखाया है, अगर अगले 5 साल, अगले 10 साल ये मेहनत करते हैं तो 2025 नहीं तो 2030, 30 नहीं तो 35, 35 नहीं तो 40, अगले 15 वर्षों में अगर जनसुराज इसी ताकत के साथ, मजबूती के साथ मेहनत करती रही है तो वो सत्ता में आती हुई मुझे दिख रही है। चलिए बात करते हैं प्रशांत किशोर फैक्टर पे। प्रशांत किशोर फैक्टर से प्रशांत किशोर खुद तो चुनाव नहीं जीत पाई, जनसुराज खुद तो चुनाव नहीं जीत पाई, उसने शायद एनडीए को जिता दिया और महागठबंधन को हरा दिया। आइए जानते हैं कैसे। पॉइंट नंबर 1, क्लियर कम्युनिकेशन। प्रशांत किशोर ने हालांकि एक चीज तो बिल्कुल तय कर दी थी कि जो मुद्दे वो पहली बार इस चुनाव में लेके आए थे और उन मुद्दों का डिस्ट्रीब्यूशन, वो मुद्दे जनता तक जिस तरीके से पहुंच रहे थे, कहीं ना कहीं वो ये फैसला लेने में मदद तो कर ही रहे थे कि ये आदमी बात तो सही कर रहा है, ये आदमी प्रशांत किशोर की जो भी डिलीवरी होती थी वो बात तो सही कर रहा है, पर यही चीज शायद वो नीतीश कुमार से मिलना कर रहे थे। वो ट्रस्ट नहीं जता पा रहे हैं प्रशांत किशोर पे, तो बात उनके कानों तक पहुंच रही है। कोई उन्हें ये नहीं कह रहा है कि वो गलत कर रहे हैं या कह रहे हैं, और इस बात का जेडीयू ने फायदा उठाया। एक दो उदाहरण आप मान लो, जैसे कि वो हमेशा से कहते हैं कि जनसुराज सत्ता में आएगी तो मैं वृद्धा पेंशन को 400 से कुछ 1100 या 1500 कर दूंगा। जेडीयू और एनडीए ने लपक लिया, 1100 कर दिया। जैसे कि वो रोजगार की बात करते थे, तो थोड़े ही कम, लेकिन तेजस्वी यादव भले चुनाव हार गए, लेकिन तेजस्वी यादव रोजगार की बात पे तो आए। पहली बार कम्युनल, जातिवाद, धर्म, रंग, इन सब पे तो बात नहीं होती है इस प्रकार के चुनाव में। तो एक अवेयरनेस फैला दी क्लियर कम्युनिकेशन के तहत प्रशांत किशोर ने, जिसमें इन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं पिक कर लिया, और जो नीतीश कुमार ने पिक किया उसको जनता ने भी पिक कर लिया। यही हुआ है मेरा आकलन। दूसरा, जो एंटी कास्ट लाइन अवेयरनेस, इस पॉइंटर को समझते हैं। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में नंबर 1 से ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जनसुराज, प्रशांत किशोर कभी भी जाति की कोई बात नहीं करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है। हालांकि पूरा नाम ऑन पेपर हो सकता है प्रशांत किशोर हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो टाइटल से पांडे हैं। प्रशांत किशोर हमेशा से हर एक इंटरव्यू में, हर एक स्टेटमेंट में कहते आए कि अगर इंसान पैदा होता है तो किसी ना किसी जात में पैदा होगा बाय डिफॉल्ट, उसमें उसका कोई भी योगदान नहीं है। उसके माता पिता, उसके दादा दादी या उसके पूरे परिवार वाले जिस कास्ट लाइन से, जिस जाति से आते हैं, बाय डिफॉल्ट उसी जाति का होगा। तो उन्होंने इस चीज को ना तो अपना पॉजिटिव साइन बनाया और ना ही नेगेटिव, यानी कि ना ही इसको ताकत बनने दी और ना ही कमजोरी। यही चीज उन्होंने दोनों ही पार्टियों को, दोनों गठबंधन को करने के लिए भी मजबूर किया। तो पहली बार पॉजिटिव साइन कौन लेके आया? प्रशांत किशोर। जाति के बियॉन्ड जाके बात करने को मजबूर, जहां पर ना तो एनडीए और ना महागठबंधन, दोनों ने ही कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स तो नहीं की। तो बिहार के इस चुनाव में अब फ्रंटली कास्ट लाइन की पॉलिटिक्स तो होती हुई नहीं दिखी। नंबर 3, कुछ ऐसा जो दशकों बाद बिहार की जनता, और मुझे लगता है शायद पहली बार बिहार की जनता बहुत सारे
न्यू टर्म्स, न्यू चीजें, न्यू इफेक्टिव प्लान्स या न्यू बट इफेक्टिव टॉक्स सुन रही थी, है ना। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं, जैसे कि पहली बार शायद मुझे भी सीडी रेशियो के बारे में पता चला। सीडी रेशियो क्रेडिट ऑन डिपॉजिट रेशियो का एक अनुपात है। समझिए, अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक उसी 100 रुपए में से मान लीजिए 70 रुपए ऋण के तौर पे उस राज्य में दे रही है, तो ये क्रेडिट ऑन डिपॉजिट रेशियो कितना हुआ? 100 रुपया व्हाट इज क्रेडिटेड, राइट, और 70 रुपीज व्हाट हैज बीन डेबिटेड। तो अगर 100 रुपए में 70 रुपए बैंक वापस से जनता को ही काम करने के लिए वापस कर रही है, तो इस अनुपात को हम सीडी रेशियो कहेंगे। कहीं ना कहीं ये सीडी रेशियो वाला टर्म और ऐसी और सी बहुत सारी लॉजिकल बातें जो प्रशांत किशोर लेके आए, जो सुनने में काफी नई थी पर साथ ही साथ खूब इफेक्टिव भी थी। तो ऐसे ही कुछ नए तरीके, नए मुद्दे वो लेकर आए, जिसके वजह से विपक्ष को भी नए मुद्दों पर बात करना पड़ा। और कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा तो जरूर एनडीए ने पकड़ा होगा, और पकड़ा जहां पर जनता भी उनके साथ अलाइन हो गई। तो इस चुनाव में जहां नतीजे आ चुके हैं, एनडीए गठबंधन को 202 सीटें मिल चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी 89 यानी 89 सीटें, और जनता दल यूनाइटेड 85 यानी 85 सीटें जीत चुकी हैं। हालांकि ये दोनों ही गठबंधन 2010 के चुनाव में इससे ज्यादा सीट जीत चुके हैं। ये कोई बिगेस्ट विक्ट्री इनके लिए नहीं है, लेकिन लास्ट 15 ईयर्स में बिगेस्ट विक्ट्री है। और नीतीश कुमार की सेहत को देखते हुए और जिस तरीके की राजनीति प्रशांत किशोर लेकर आए थे, जैसी राजनीति शायद तेजस्वी यादव और आरजेडी कर रही थी, उसके बावजूद भी अगर एनडीए गठबंधन इतनी सीटें लेके आई हैं, तो ये क्लियर मैंडेट है, दिस इज सबलाइन मैंडेट, राइट। और इससे एनडीए गठबंधन के ऊपर एक दबाव भी आएगा। बहुत क्लियर मैंडेट आने से भी सरकार के ऊपर एक दबाव आता है डिलीवरी का। तो देखना बहुत रोमांचक होगा कि अगले 5 साल में ये गठबंधन कैसा बिहेव करती है। बिहार की जनता अगले 5 साल तक क्या रूप देखती है इनका, और बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार अगले 5 सालों में कहाँ जाता है। मैंने ये आकलन अपने पर्सनल अनुभव, कई सारे एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद और काफी समझने के बाद, शायद इस कारण ये वीडियो मैं आज 3 दिन बाद बना रहा हूँ, जहां पे मेरे पास अब इनफ पॉइंटर्स हैं, इनफ समझ है। हालांकि मैं 3 दिनों तक प्रतिक्रियाओं का भी वेट कर रहा था कि एनडीए क्या बोलती है, उनके बड़े चेहरे इस जीत पे क्या बोलते हैं, महागठबंधन के बड़े चेहरे क्या बोलते हैं, या इवन प्रशांत किशोर इस पे क्या बोलते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करके कैंसिल भी कर दी, जहां वो खुद नहीं आए। उदय सिंह और उनके प्रदेश अध्यक्ष को मनोज भारती जी को सामने आना पड़ा। महागठबंधन में भी तेजस्वी यादव की कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है, और जीत के बाद एज यूजुअल मोदी जी की प्रतिक्रिया और अमित शाह की प्रतिक्रिया तो भाजपा हेडक्वार्टर से आ चुकी है, लेकिन बिहार में किसी बड़े नेता जैसे सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। बहरहाल अगले 2-3 दिनों में हम देखते हैं कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है। क्या ये नीतीश कुमार ही होंगे जो वापस एक बार रिपीट करेंगे, और हालांकि वो रिपीट करते हैं 10th टाइम होगा, रिकॉर्ड 10 टाइम, तो देखना होगा। एक बार शपथ ग्रहण देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनता है, कैसा विस्तार होता है कैबिनेट का, और बिहार अगले 5 सालों तक कहाँ जाता है। नमस्कार।